मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित रजत से स्वर्ण की ओर के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। सरकार की एक जनपद 2 उत्पाद योजना से स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अब हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक तरफ हम एक जिला एक उत्पाद के जरिए स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए महिलाओं की तरफ से बनाए गए अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। इन उत्पादों के सामने बहुराष्ट्रीय उत्पाद भी फीके हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे राज्य ने पिछले 3 सालों में अगर बात की जाए तो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और विदेशों में भी। यही कारण है कि बहुत सारी जगह पर आज मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उन उत्पादों के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी फीके पड़ रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने का बृहत कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों की अनेक संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बाद अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद विगत 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। राज्य में स्थानीय व्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद 2 उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय जो आजीविका है उसके अवसरों को बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, हमारी माताओं बहनों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी हम काम कर रहे हैं। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों के द्वारा बहुत शानदार अच्छे उत्पाद जिसको बनाया जा रहा है, उनकी मांग आज पूरे देश और दुनिया में बढ़ रही है। और ये उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी उसकी गुणवत्ता है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से अब हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाएं, इसके लिए अधिकारी सख्त कार्रवाई करें और सख्त रुख अपनाएं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, तो वहीं इस साल भी कई जिलों में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये 24 घंटे संचालित रहेगा। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए कि चारधाम यात्रा का पंजीकरण कैसे कराएं। ऑनलाइन माध्यम से आप करा सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से करा सकते हैं और मोबाइल ऐप के जरिए आप पंजीकरण कर सकते हैं। खुद की यात्रा का आधार नंबर के चलते जो यात्रा का पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो आप करा सकते हैं। और किन जिलों में पंजीकरण की सुविधा ऑफलाइन दी गई है वो भी आप जानिए। ऋषिकेश, हरिद्वार, हरबरपुर, इन क्षेत्रों में, इन जिलों में जाकर आप ऑफलाइन पंजीकरण भी अपना करा सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, हरबरपुर में
पंजीकरण की सुविधा दी गई है। तो इन जिलों में पंजीकरण की सुविधा दी गई है और आप मोबाइल ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोबाइल ऐप, ऑफलाइन, ऑनलाइन, आधार कार्ड के जरिए, ये 4 माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और बात ऑफलाइन की करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, हरबटपुर, इन 3 जिलों में पंजीकरण की सुविधा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दी गई है। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के मई को, साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए उक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो वहीं देहरादून में बद्री केदार में ऑनलाइन पूजा बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब सुबह शाम आरती और विशेष पूजा की बुकिंग अब उपलब्ध होगी। 30 जून तक आप बुकिंग कर सकते हैं। 24 घंटे में 93 श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो देहरादून में बात की जाए तो बद्री केदार के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और सुबह शाम आरती और विशेष पूजा की बुकिंग उपलब्ध है। 30 जून तक आप ये बुकिंग कर सकते हैं। 30 जून तक इस बुकिंग की सुविधा आपके पास उपलब्ध है। पिछले 24 घंटे में अभी तक बात करें तो 93 श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। सुबह शाम आरती और विशेष पूजा के लिए बुकिंग उपलब्ध है और 30 जून तक इसकी उपलब्धता रहेगी। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत को लेकर अब सरकार और प्रशासन दोनों ही पूरे तरीके से लगे हुए हैं। हरीश खनेडा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश खनेडा, बात की जाए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है, पूजा को लेकर बात कर ली जाए, 30 जून तक ये उपलब्धता सभी श्रद्धालुओं के पास। क्या ताज़ा अपडेट है चारधाम यात्रा को लेकर, तैयारियां अंतिम चरण में? अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है जिसकी तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि अब 30 मई को चारधाम यात्रा विधिवत तरीके से शुरू हो जाएगी और उसके अलावा 2 मई और 25 मई को जो हेमकुंड साहिब के जो कपाट खुलने हैं, उसके बाद पूरी जो यात्रा है वो अपने चरम पर रहने वाली है, क्योंकि अब स्कूलों की छुट्टियां होंगी और ऐसे में जो गर्मियों के जो तमाम जो लोग हैं वो चारधाम यात्रा के लिए भी पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। पूजा की अगर बात करें तो जिस तरह से ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पर की जा रही है, 30 मई तक 30 जून तक का इसमें समय दिया गया है और 30 जून तक कई जो लोग हैं वो इसमें ऑनलाइन अपना पंजीकरण कर रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में जिस तरह से दर्शन के लिए पूजा और आरती का जो समय है लोगों का वो लिया जाना है, तो इसके लिए लोग अभी से ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। अभी तक अगर बात करें 24 घंटे के अंदर 93 लोगों ने यहाँ पर अपना पंजीकरण कर दिया है। उसके अलावा क्योंकि 30 जून तक का समय इसमें रखा गया है, तो जाहिर सी बात है संख्या और बढ़ेगी और निश्चित तौर पर चाहे हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की अगर बात करें, जहाँ पर लोग पूजा करने के लिए तमाम देश विदेशों से यहाँ पर पहुंचते हैं, जिनके अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचते हैं, तो उनके लिए सुविधाएं देने जो चीजें हैं वो अपने सरकार मुहैया उनको करवा रही है। जी बिल्कुल हरीश, जिस तरीके से प्रशासन की सजगता देखने को मिल रही है चारधाम यात्रा को लेकर, चाहे ऑनलाइन पंजीकरण या फिर ऑफलाइन पंजीकरण को लेकर गाइडलाइंस सभी श्रद्धालुओं को देना हो, रास्ते की मरम्मत को लेकर तमाम तैयारियां जो चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बेहद ज़्यादा ज़रूरी है उत्तराखंड प्रशासन और गवर्नमेंट के लिए इस चारधाम यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करना, क्योंकि देखिए प्रदेश की आजीविका के रूप में सबसे अहम योगदान अगर कहें कि चारधाम यात्रा का, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसलिए भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है सभी श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का ख्याल भी रखा जाए। हरीश तो देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा की जिस तरह से प्रदेश में तैयारियां हो रही हैं, खुद मुख्यमंत्री इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समीक्षा भी इस
यात्रा को लेकर के की गई है, और साथ ही साथ जो विभागीय जो अधिकारी हैं वो भी कहीं न कहीं इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और जो मंत्री हैं उन्होंने भी इसमें समीक्षा की है। खुद अगर हम पर्यटन जी। मंत्री की बात करें सत्तर महाराज, तो उन्होंने भी समीक्षा बैठक की थी, और जो पीडब्ल्यूडी है या पेयजल है, तमाम उन विभागों से भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जो जो धनराशि है उसे भी आवंटित किया गया है, ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकें। यात्रा रूट जो है जहाँ पर डैमेज है उसको भी ठीक है। ठीक किया जाए। इसके अलावा चारधाम क्योंकि तमाम लोगों की आजीविका भी इससे जुड़ी हुई है, प्रदेश की कहीं न कहीं बड़ी आर्थिकी से जुड़ा चारधाम यात्रा है, तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा है कि इस बार जो चारधाम यात्रा हो वो बहुत अच्छे ठीक। लेवल पर हो, बहुत अच्छे तरीके से हो। तो इसी के लिए सभी जो विभाग हैं उनको भी निर्देशित किया गया है, और खुद अभी क्योंकि समय इसमें है, और इससे पहले ही जो सचिव हैं, 4 जो सचिव हैं उनको चारों धाम की जिम्मेदारी दी गई है, और इसमें जो धरातल पे जो काम किया जा रहा है इसकी मॉनिटरिंग के लिए खुद सचिव निकले हुए हैं, और सभी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर हम चारधाम रूट की अगर बात करें तो ऋषिकेश से लेकर के गंगोत्री तक उससे भी देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ पर डैमेज है उसको ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा बद्रीनाथ तक की अगर बात करें तो सभी जो डैमेज जो जगह है उनको भी देखा जा रहा है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। उधर उधर प्रयाग की अगर बात करें तो वहां से लेकर फाटा हो या ठीक है। फाटा के आसपास हो। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हरीश, लगातार हमारे साथ जानकारी आपसे लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून के निजी स्कूलों की मनमानी देखने को मिल रही है। मनमानी पर अभिभावकों का गुस्सा फूटा है। शिक्षा विभाग ने अब टोल फ्री नंबर जारी कर दिया। अभी तक 120 से ज्यादा शिकायतें इस टोल फ्री नंबर पर दर्ज की जा चुकी हैं। अभिभावकों ने स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया है। नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप अभिभावकों की तरफ से निजी स्कूलों पर लगाया गया है। तो मनमाने तरीके से फीस वसूलने का आरोप यहां पर निजी स्कूल के प्रबंधनों पर देखने को मिला है। निजी स्कूलों पर देखने को मिला कि अपने मनमाने तरीके से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं। जो तय मानक है उसके अनुरूप फीस नहीं ली जा रही, उससे ज्यादा फीस वसूली की जा रही है, जो कि नियमों की अनदेखी है। नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया, और साथ ही जिस तरीके से निजी स्कूलों की मनमानी देखने को मिली है, तो एक शिक्षा विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर दिया गया। अभी तक 120 से ज्यादा शिकायतें इस पर दर्ज की जा चुकी हैं, अभी तक अभिभावकों की आ चुकी हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि कार्रवाई निजी स्कूलों पर क्या देखने को मिलती है, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है कार्रवाई होना। क्योंकि यहां पर निजी स्कूल अगर मनमाने तरीके से, जाहिर सी बात है, अगर फीस वसूलेंगे जिसका सीधा बोझ यहां पर अभिभावकों की जेब पर पड़ेगा, और अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से निजी स्कूल अपने मनमाने तरीके से नियमों की अनदेखी करते हुए अपने मनमानी रकम वसूल रहे हैं, फीस वसूल रहे हैं, वो किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ हरीश कन्नड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अभी फिलहाल हरीश, क्या कुछ ताजा जानकारी, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक प्रशासन की ओर से, शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिली है निजी स्कूल के इस रवैये को लेकर, जो कि मनमाने तरीके से फीस वसूलने के आरोप और नियमों की अनदेखी का आरोप अभिभावकों की तरफ से लगाया गया? हरीश, देखिए, जो उत्तराखंड की बात कहीं ना कहीं जो तमाम जो स्कूल हैं, जो निजी स्कूल हैं, उनमें अधिकांश इस तरह की शिकायतें देखने को मिल रही है। अगर अब चलिए देहरादून की बात करें, देहरादून में लगभग 120 जो शिकायतें हैं अभिभावकों की, वो शिक्षा विभाग को पहुंची हैं, और ऐसे में शिक्षा विभाग उस तमाम जिन स्कूलों की शिकायतें मिली हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है कि यहाँ पर जो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, आप जुड़े जानकारी आपने दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में बरसात का कहर देखने को मिला। कई जिलों में भारी नुकसान बरसात के चलते हुआ है। रुद्रप्रयाग में ओलावृष्टि से तबाही देखने को मिली है, और साथ ही आपको बता दें कि बासुकेदार में जो गदेरा है वो उफान पर है, और जाहिर सी बात है द्वाराहाट में जेसीबी पर जो मलबा गिरा उस घटना ने सभी के दिल को दहला दिया। चालक की मौत हो गई। नंदप्रयाग में 3 दुकानें बरसाती नाले में क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो उत्तरकाशी और टिहरी में फसलें बर्बाद हुई हैं, खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ज्यादा जानकारी के साथ हरीश कनेडा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी है बरसात को लेकर? आने वाले समय में क्या और ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी पास है और पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा विषम और विकट हालात पैदा हो जाते हैं? हरीश, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह का जो होता है ये नुकसान किसानों को होता है इसमें, और साथ ही साथ यात्रा की तैयारी चल रही है, जो रूट है उससे भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त रूट है जो हो जाता है।
तो ऐसे में उसको किस तरह से निकाला जाए, इसके लिए सभी जो विभाग हैं वो एक सख्त नीचे काम करते हैं ताकि इस तरह की जो घटना है से निकाला जा सके। ठीक। अगर हम बात करें तो आज आज और कल जो जिस तरह से मौसम रहा है, कल भी देर रात को बारिश हुई है, ऊपरी इलाकों में लगातार ओलावृष्टि हुई है। दूसरे इलाकों में जहाँ एक तरफ गर्मी बढ़ रही थी तो उससे कहीं न कहीं लोगों को राहत मिली है। लेकिन कई जिलों में खासतौर पर चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी की टिहरी पौड़ी की जी। बात करें तो इन जो जिले हैं इनमें काफी नुकसान भी हुआ है। एक तरफ जहाँ किसानों का नुकसान हुआ तो कई लोगों की इसमें जो चाहे वो ठीक। दुकानें हों, चाहे उनकी गाड़ियां हों, चाहे वाहन हो, तमाम उनको भी नुकसान लोगों को पहुंचा है। ठीक तमाम है। जो पर जो उफानी जो बरसाती नाले हैं वो भी अपने उफान पर रहते हैं। तो ऐसे में ठीक। एक बड़ा नुकसान देखने को मिला है। और आज की अगर बात में तो आज भी मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आज भी इस तरह का मौसम हो सकता है। कभी देहरादून में बात करें तो जी। देहरादून में मौसम शुष्क है, हालांकि ये माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। देर रात को जिस तरह से बारिश हुई है कई जगहों पर ठीक। पेड़ टूटने की गिरने की भी जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। और उसके अलावा चाहे नंदप्रयाग तो हो, बरसात के चलते भारी नुकसान हुआ है। आने वाले समय के लिए राहत भी अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जो है इन तमाम क्षेत्रों में दिया गया है जहां पर बारिश का एक कहर देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप हरीश खंडेर और जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर चमोली से सामने आ रही है जहां पर चमोली जिले में बादल फटा है। नंदप्रयाग के पास यह घटना देखने को मिली, बादल फटने की और भारी बरसात के कारण यह बादल फटा। नदियों का जलस्तर एकदम बढ़ गया। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। गनीमत यह रही कि किसी तरीके की कोई जनहानि अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो नंदप्रयाग के पास ये बादल फटा है। तस्वीरें सामने आई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के कारण बादल फटने की यह दुर्घटना देखने को मिली है और किसी हादसे से कम नहीं, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट दिया गया है और नदियों का जलस्तर बढ़ने के चलते जाहिर सी बात है तो तटीय इलाके जो हैं वो क्या बाढ़ की जद में हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ता है इस तरीके से बरसात के समय में तो तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया जाता है और यह अलर्ट प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से दे दिया गया है। आईएमडी की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल बरसात को लेकर अलर्ट दिया गया है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है कि सक्रिय है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बात अगर की जाए तो इस इलाके में एक दबाव पैदा हुआ जिसके चलते बरसात हुई और चमोली में बादल फटने की घटना पेश आई है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे इलाके को लेकर, जहां पर ये बादल फटा चमोली में और तटीय इलाकों के लिए यह अलर्ट दिया गया है कि तटीय इलाकों में जिन लोगों का वास है वो अलर्ट रहें, सतर्क रहें। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के थराली में मूसलाधार बरसात के चलते काफी नुकसान हुआ। थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और नगर क्षेत्र थराली में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। विधायक ने काश्तकारों की फसल को हुए नुकसान का आकलन कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो विधायक टमटा ने कहा कि बरसात के चलते पहले ही इस तरह की जो मूसलाधार बरसात की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली और साथ ही साथ अब नुकसान देखने को मिला, अत्यधिक नुकसान हुआ बरसात की घटना के चलते। और उन्होंने कहा इस आपदा पर चिंता जाहिर करते हुए सीएम धामी ने भी जिलाधिकारी चमोली से बात कर अलर्ट मोड पर प्रशासन को रखा है। हाँ, ये ऊपर वाला यही वाला ही रोड से नाला आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हाँ, वो अभी मशीन आगे जाइए, एक काम और करना आप कि कल को हम प्रोडक्शन कहाँ तक, आपको कम से कम 10 मीटर रहने दो, उनके साथ बैठक करो, उनसे भी राय मशवरा करो। हाँ जी, ठीक है ना। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर चौरस पुल के पास अलकनंदा नदी में नहाते वक्त नेपाली मूल का एक व्यक्ति डूब गया। तो पुलिस के मुताबिक पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला है, जहां अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि मृतक अपने बेटे और अपने एक अन्य परिजन के साथ नदी में नहाने गया था। इसी दौरान यह हादसा हुआ।
तो वहीं श्रीनगर के नकोट बलकेदार मार्ग पर बीते रोज तेज बरसात और आंधी के चलते एक पुराना आम का पेड़ गिर गया। इसके बाद एक वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, साथ ही कुछ आसपास खड़े वाहनों को भी क्षति पहुंची, नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ की तरफ से गिरे हुए पेड़ को वहां से काटकर सड़क से तो हटा दिया गया, लेकिन मामले को लेकर अभी तक उद्यान विभाग के अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने पर ग्रामीणों में एक गुस्सा है कि अधिकारी आखिर यहां पर क्यों हाल जानने के लिए नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि मामले पे पीडब्ल्यूडी, प्रशासन और उद्यान विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी उद्यान विभाग के अधिकारी मामले में उदासीनता बरत रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि विभाग की लापरवाही के चलते ये घटना हुई। वास्तव में अभी तक कोई सक्षम अधिकारी उस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया है। हालांकि पेड़ काट के एसडीआरएफ वगैरह ने बिल्कुल साइड कर दिया है। अभी मेरी बात भी हुई है उद्यान विभाग के अधिकारियों से, जो क्षेत्राधिकारी रहे होंगे, विजय जी हैं। उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है और शायद छुट्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और डीएचओ साहब अभी यहाँ पे है नहीं, बाहर हैं। अब मुझे नहीं पता कि अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सोचा नहीं है, पर ऑब्वियसली मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ और मुझे खड़ा होने का मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने हर किसी के लिए मैंने खड़ा आज तक होते आया हूँ, तो वो तो मेरे क्षेत्र का मेरा एक कार्यकर्ता है छोटा सा, तो मैं उसके साथ भी खड़ा होकर काम करूँगा। उसको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं उसको न्याय दिलाऊंगा। अधिकारी चाहे अपने आप को कितना भी इधर उधर घुमा ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री तक के लिए जाऊंगा, मैं डीएम साहब को ज्ञापन दूंगा, मैं विधायक जी को ज्ञापन दूंगा। अपने स्तर से जो बनता है मैं करूंगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी लास्ट बात से पकड़ता हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, किसी की जान पे बन जाती, तो शायद सारे विभाग सचेत हो जाते। और कहने की बात यह है कि ये कंटिन्यूसली मैं अक्टूबर से इसके पीछे पड़ा हूँ कि आप इस पेड़ को काट दीजिए, जो पेड़ इस गाड़ी पे गिरा और एक गरीब आदमी का इतना बड़ा नुकसान हो गया कि वास्तव में अभी तक कोई। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।